गरीब कड़ी चावल वाली काली देवरानी। पल्लवी अपने ससुराल वालों के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। पल्लवी का ससुराल गरीब होता है, जिस वजह से परिवार में रह रहे हर एक सदस्य को गरीबी की वजह से कोई ना कोई परेशानी रहती है। परिवार में गरीबी होने के बावजूद भी सब में बहुत प्यार होता है। लेकिन पल्लवी की जेठानी मधु पल्लवी को उसके काले रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो हमेशा पल्लवी से ही घर के सारे काम कराया करती थी और उसे उसके काले रंग की वजह से ताने दिया करती थी। ये क्या, शाम होने को हो आई है लेकिन अभी तक तो चूल्हे पर कढ़ाई ही नहीं चढ़ी है। चूल्हा यूं का यूं ठंडा पड़ा हुआ है। पल्लवी बहू, ओ पल्लवी बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या? माँ जी, मैं तो बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी, समय का पता ही नहीं चला। लेकिन ये मधु बहू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, मधु भाभी कहाँ है? पता नहीं ये कहाँ गायब हो जाती है। घर का काम काज तो इसे करना होता नहीं है, पूरा दिन कहीं ना कहीं गायब रहती है। बहू एक काम कर, तू ही आज का खाना बना दे, मेरी तो कमर में ही बड़ा दर्द हो रहा है। अगर मैं बैठ गई तो उठ नहीं पाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। पल्लवी चूल्हे के पास जाती है, लेकिन पल्लवी को सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। अरे ये क्या, सब्जी तो खत्म हो गई है और घर में तो पैसे भी नहीं है कि मैं मंडी जाकर सब्जी ले आऊं। एक काम करती हूँ, लस्सी रखी हुई है, इसकी ही कढ़ी बना देती हूँ और साथ में चावल बना देती हूँ। कढ़ी चावल खाए हुए भी सबको बहुत समय हो गया है। पल्लवी जल्दी से सबके लिए कढ़ी चावल बना देती है, जिसके बाद सारा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है कि तभी मधु भी खाना खाने के लिए आ जाती है। आ गई महारानी, तुझे पूरा दिन इधर से उधर भागने के सिवा कुछ और काम नहीं है। जब देखो इधर से उधर मंडराती रहती है। कभी पल्लवी बहू का किसी काम में हाथ बटा लिया कर, काम को जरा हाथ लगा लेगी तो तेरा रंग काला नहीं हो जाएगा। माँ जी, जब पल्लवी है तो मैं क्यों इतनी भरी गर्मी में काम करूंगी? और वैसे भी पल्लवी काली है, अगर ये धूप में काम कर भी लेगी तो उसके रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मधु, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, सुधर जा वरना एक दिन तू बहुत पछताएगी। अच्छा, अब आप इस कल्लो माई के लिए मुझे सुनाएंगी? याद करिए, जब देवर जी की शादी नहीं हुई थी तो मैं ही पूरे घर को संभालती थी। इसका मतलब ये नहीं कि अब तू एक भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। मधु आंचल की बात का जवाब नहीं देती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद सारा परिवार पल्लवी के हाथों के बने हुए कढ़ी चावल को खाता है। पल्लवी के हाथ की कढ़ी चावल सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद सारा परिवार पल्लवी की तारीफ करता है। अरे बहू, कढ़ी चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं। आज से पहले मैंने इतने अच्छे कढ़ी चावल कभी नहीं खाए। पल्लवी, तुम बहुत अच्छे कड़ी चावल बनाती हो, क्यों ना तुम कड़ी चावल का स्टॉल खोलो। अगर तुमने एक बार कड़ी चावल का स्टॉल खोल लिया ना तो देखना, कोई भी कड़ी चावल खाने के लिए कहीं और नहीं जाएगा, सब तुम्हारे पास ही आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कढ़ी चावल का स्टॉल खोलने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो बिना पैसों के हम कढ़ी चावल का स्टॉल कैसे खोलेंगे? पल्लवी का जवाब सुनकर सारा परिवार चुप हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं कि एक दिन अचानक पल्लवी के पति माधव का एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से माधव का एक हाथ टूट जाता है और उसके हाथों में प्लास्टर चढ़ जाता है। प्लास्टर चढ़ने की वजह से अब कई महीनों तक माधव कोई काम नहीं कर सकता था। हे भगवान, हम लोगों पर क्या पहले से कोई कम मुसीबत थी जो तूने मेरा ये हाल कर दिया? अब मेरा परिवार क्या खाएगा? आप फिक्र मत करिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। लेकिन कैसे बहू? मधु बहू की बातों में आकर मेघ घर में एक पैसा भी नहीं देता और सारा पैसा ले जाकर अपनी पत्नी के हाथों में रख देता है। अब हम लोग क्या करेंगे? माँ जी, आप लोगों ने कहा था ना कि मैं कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसलिए अब मैं कढ़ी चावल का ही स्टॉल खोलूंगी। लेकिन बहू, पैसे उसके लिए बहुत सारे लगेंगे, ये तू भी जानती है। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो हम उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? आंचल की बात सुनकर पल्लवी अपने बक्से के पास जाती है और उसमें से एक सोने की चेन निकाल कर लाती है। माँ जी, मेरी माँ ने मुझे बचपन में दी थी, इसे मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ था कि अगर हम पर कोई अचानक मुसीबत आ पड़ी तो इसे बेचकर हम सब उस मुसीबत का सामना कर सके। लेकिन बहू, ये चैन तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है। हाँ माँ जी, लेकिन ये आप लोगों से बढ़कर नहीं है। इतना कहकर पल्लवी उस सोने की चेन को ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो कढ़ी चावल का स्टॉल लगा लेती है। कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल, घर का बना हुआ कढ़ी चावल। 1 प्लेट कड़ी चावल दे दो। ये लीजिए आपके कढ़ी चावल। अरे वाह, ये कड़ी चावल तो बहुत ही मजेदार है। इससे पहले, वाह भाई वाह, मैंने इससे अच्छे कड़ी चावल आज तक नहीं खाए। पल्लवी के हाथ के बने हुए कढ़ी चावल कुछ ही दिनों में पूरे मार्केट में फेमस हो जाते हैं।
हर कोई पल्लवी के हाथ के बने हुए कढ़ी चावल को खाने के लिए दूर दूर से आने लगा था। धीरे धीरे पल्लवी के घर की परेशानी दूर होने लगी थी, लेकिन पल्लवी के साथ इतना सब कुछ अच्छा होता है देख पल्लवी की जेठानी मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो पल्लवी से जलने लगती है, जिस वजह से वो उसकी बनाए हुए कढ़ी चावल में बहुत सारा नमक डाल देती है। देखती हूँ ये कढ़ी चावल कैसे बचेगी। अब जब सब लोग ये नमक वाले कढ़ी चावल खाएंगे और जो उसकी बेइज्जती होगी उसे तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मधु इतना बोलकर जा ही रही होती है कि तभी मधु का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मधु का बहुत सारा खून बह जाता है। सभी लोग मधु को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। जैसे ही मधु के ससुराल वालों को ये सारी बात पता चलती है तो वो सब लोग भी भागे भागे हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी तो ठीक है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? देखिए, एक्सीडेंट में उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हमें उन्हें जल्दी से जल्दी खून चढ़ाना होगा, वरना उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर, तो आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। खून चढ़ाने के लिए आपस में दो लोगों का ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। हमें आप सबका ब्लड ग्रुप चेक करना होगा। अगर आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप मधु से मिल जाता है तो आप उन्हें अपना खून दे सकते हैं। डॉक्टर के कहने पर सारा परिवार एक एक करके अपना ब्लड ग्रुप चेक कराता है, जिसके बाद सबको पता चलता है कि मधु से पल्लवी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। मधु के इतना सब कुछ करने के बाद भी पल्लवी बिना कुछ सोचे समझे अपना ब्लड मधु को डोनेट कर देती है, जिसके बाद मधु की हालत में काफी सुधार आ जाता है। मधु के होश में आते ही सारा परिवार मधु से मिलने के लिए जाता है। जब मधु को सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग के लिए ताने दिए, तुम्हें परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने आज मेरी जान बचाई। माँ जी ने सही कहा था कि तू बहुत पछताएगी और मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं नहीं बच पाती। मधु को अपनी गलती का एहसास हो जाने पर सारा परिवार मधु को माफ कर देता है, जिसके बाद पल्लवी अब दोबारा से अपना कढ़ी चावल का बिजनेस शुरू कर लेती है। अब पल्लवी के साथ साथ पल्लवी की जेठानी मधु भी उसका साथ देती है और देखते ही देखते कुछ ही समय में वो एक स्टॉल से एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और खुशी खुशी सबके साथ मिलकर जीवन जीती है। प्रिया ऑफिस में होती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। प्रिया एक बहुत अमीर बाप की औलाद होती है और हमेशा अपने पिता के ऑफिस में वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ऑफिस के एम्प्लॉयर्स के ऊपर निकालने लगती है। ये सब क्या किया है? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि फाइल को अच्छी तरीके से बनाया करो, लेकिन जब देखो तुम्हें ये कचरा ही करना आता है। अरे क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि हमारे लिए हर एक प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे माफ कर दीजिए, आपको जो भी इसके अंदर अच्छा नहीं लगा मैं अभी बदल देती हूँ और आपको दोबारा से रिप्रेजेंट करती हूँ। प्रिया आरती की बात सुनते ही उसका पूरा प्रोजेक्ट और फाइल फाड़ देती है, जिसके बाद आरती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। गुस्से में प्रिया अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उसके पिता शेखर उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है प्रिया, आज फिर से एक लड़की ने रिजाइन दे दिया है। लगता है तुम्हारा सारा गुस्सा उस पर निकल गया। क्या बात हुई है और तुम क्यों गुस्से में हो? डैड, आप तो जानते ही हो रोहित को मैं कितना पसंद करती हूँ। अरे रोहित मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलेश हो गया है। जब देखो वो किसी न किसी लड़की के पास जाता ही रहता है। अब तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसी बात है तो आज ही मैं उसकी क्लास लगा देता हूँ, अगर तुम कहो तो। डैड, ऐसा कुछ नहीं करना, उसे तो मैं खुद सबक सिखाना चाहती हूँ। बेटी मेरी बात सुनो, रोहित के डैड और मैं एक ही बिजनेस में पार्टनर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इन सब की वजह से हमारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर प्रिया शांत रह जाती है और कुछ नहीं कह पाती और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड से कार चला रही होती है। एक तरफ उसकी हाई स्पीड तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी कार नजर आ रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन नाम का बहुत गरीब लड़का अपनी गोलगप्पे की रेडी लेकर वहां से जा रहा होता है। लेकिन तभी सामने से पूरी स्पीड के साथ प्रिया की कार आ रही होती है। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए अपनी रेडी छोड़ देता है और वहां से हट जाता है, जिसके चलते प्रिया की कार अर्जुन की रेडी से ठुक जाती है और उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अरे ओ अमीरजादी, क्या तुझे हम गरीब नजर नहीं आते? तुम जैसे अमीरों की वजह से आज हम गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद है। ये देखो तुमने क्या किया, कितना सारा नुकसान किया है तुमने मेरा। तभी अचानक से प्रिया अपनी कार से बाहर निकलती है और अपने पर्स से कई सारे पैसे निकालकर अर्जुन को पकड़ाने लगती है। अर्जुन उसके हाथ पर जोर से एक हाथ मार देता है और सारे पैसे नीचे गिरा देता है।
जिसके बाद अर्जुन एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर भी मारता है। तुम अमीर लोगों को जितना घमंड है उससे ज्यादा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस तरह पैसे देकर हम गरीब लोगों को खरीद लोगे? तुम्हारी वजह से देखो ना ये सब क्या हुआ है। एक चांटा खाते ही प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अर्जुन का नुकसान देखकर उससे माफी मांगने लगती है। तुमने जो ये किया है बहुत अच्छा किया। ये चांटा मुझे बहुत पहले लगना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं लगा। आज मेरा सारा घमंड अचानक से चूर चूर हो गया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, लेकिन इन पैसों को रख लो, तुम्हें इन पैसों की जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैसे नहीं लेना चाहता। मैं गरीब हूँ मेम साहब, मैं खुद की कमाई से अपना गुजारा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जाओ ले जाओ अपने पैसे, और आइंदा फिर कभी किसी गरीब के साथ इस तरह का व्यवहार मत करना। अर्जुन का ये व्यवहार प्रिया के दिल में जगह बना लेता है, जिसके बाद प्रिया को गरीबी से प्यार होने लगता है और वो उस दिन के बाद से कई गरीब लोगों की मदद करती है और गुस्से को शांत रखने लगती है। एक दिन वो अर्जुन को गोलगप्पे की पूरी रेडी नई लाकर दे देती है। मेरी माफी मांगने का तरीका है, इसे स्वीकार कर लो, मना मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अर्जुन रेडी को ले लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे प्रिया और अर्जुन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन अर्जुन को अपनी पूरी लिमिट्स पता थी, जिसके चलते वो एक दिन प्रिया से कहता है, देखो प्रिया, तुम एक अमीर लड़की हो और हम बहुत गरीब लोग हैं। तुम हमारे घर में रह नहीं पाओगी। चिंता मत करो, मैं तुमसे तुम्हारी गरीबी की शिकायत कभी नहीं करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अर्जुन प्रिया की बात मानकर उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल आती है। ससुराल के पहले दिन ही अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से पूरे घर में पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर प्रिया को बहुत अफसोस होने लगता है। हे भगवान, ये क्या, पूरे घर में पानी ही पानी हो रहा है, कहीं भी सूखा नहीं है, मैं कहाँ बैठूंगी। तभी उसकी सास एक जगह पानी साफ करके एक चटाई बिछा देती है और वहाँ प्रिया को बैठने के लिए कहती है। इतनी गरीबी देखकर प्रिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ऐसे ही बरसात का मौसम चलता रहता है और टपकती हुई छत के नीचे प्रिया को अपने गरीब ससुराल में रहना पड़ता है। एक दिन सारे घर का काम करने के बाद प्रिया बिस्तर पर सोने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ से छत टपकने लगती है और सारा पानी उसके ऊपर आकर गिरता है। अब तो हद ही हो गई है, हर जगह से पानी टपकता ही रहता है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अर्जुन से शादी कर ली। मैंने अपने पिता की मर्जी से शादी की होती तो शायद ऐसा न होता। ये सब मेरी ही गलती है। प्रिया ऐसा सोचकर बिना अर्जुन को बताए ही अपने पिता के घर चली जाती है, जहाँ उसके पिता उसे देखते ही कहते हैं, शादी तुमने अपनी मर्जी की थी, ये तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन मैं वो बाप नहीं हूँ जो अपनी बेटी का घर खराब कर दूं। बेटी, तुम खुद सोचो, तुम अपने पति को बिना बताए इस घर में आ गई हो, उसे इस बात का कितना बुरा लगा होगा। क्या शादी से पहले अर्जुन ने तुम्हें अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया था? डैड, उसने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन उसकी गरीबी देखकर मैं डर गई और उसका साथ छोड़कर आपके पास आ गई। ये मैंने सही नहीं किया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने वही किया। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ वो अपने पति को छत ठीक करते हुए देखती है। ये सब देखने के बाद वो अपने घर में जाती है और अपने पति के लिए एक कप चाय बनाकर लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगी। मैं ये गरीबी देखकर अचानक से डर गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं सुख और दुख में हमेशा आपके साथ दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को बहुत खुशी होती है और वो उसे गले से लगा लेता है। तुम बस मेरे साथ रहो और मेरा साथ दो, फिर तो मैं इस पूरी दुनिया को जीत लूंगा। देखना, धीरे धीरे हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, जिसके बाद वो उस नौकरी को करके अपने घर की मरम्मत करवाता है और अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।